तो हेलो दोस्त, और सब बढ़िया। ठीक है, अगर मेरे पीछे की वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जा करके देख लें, प्लेलिस्ट बना हुआ है और स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो मिलते जाएगी। और अभी फर्स्ट चैप्टर चल रही है। तो पीछे की वीडियो में मैंने आपको यह बताया था कि रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से लिखा जाता है। रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से लिखा जाता है उसके बारे में आपको जानकारी दी थी। और आज मैं आपको ये बताऊंगा कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन, ठीक है, और उसे संतुलित समीकरण कब कहेंगे और असंतुलित कब रहेगा। तो आइए इस टॉपिक पे बात करते हैं। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण जो है, रासायनिक तो दोस्तों रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं आपको बोर्ड पर लिखा हुआ दिख रहा होगा। रासायनिक समीकरण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, पहला संतुलित समीकरण और दूसरा असंतुलित समीकरण। तो संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण के बारे में आप लोग सीखिएगा। ठीक है, वैसे जानते भी होंगे शायद, आप लोग जानते हैं तो बहुत अच्छा है और नहीं भी जानते हैं तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि अच्छे से आप लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण जो है सर, रासायनिक समीकरण कहते किसको है? तो वीडियो पार्ट 4 में भी मैंने बताया है कि रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका किस प्रकार से है, कैसे लिखा जाता है। और वीडियो पार्ट 5 में आप लोग पढ़ रहे हैं रासायनिक समीकरण के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए जिन संकेतों और सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए जिन संकेतों और सूत्रों का प्रयोग किया जाता है उसे ही रासायनिक समीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो आइए इसे जानते हैं। रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं, जैसे हम क्या ए जो है A+B है, दो पदार्थ है और दो पदार्थ रासायनिक। तो रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए जिन संकेतों और सूत्रों का प्रयोग किया जाता है उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो रासायनिक पदार्थ है, मान लेते हैं कि कोई पदार्थ है A+B और ये बन गया प्रतिफल C+D। तो हम बताए थे रासायनिक समीकरण में कि अभिकारक या प्रतिकारक को समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। तो ये अभिकारक है, अभिकारक, और ये क्या है, ये है प्रतिफल। तो अभिकारक और प्रतिफल के बीच कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? एरो चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और ये फॉर्मूला हम आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताए थे कि यही पर रासायनिक अभिक्रिया का पूरा खेला है। समय जितने सारे रासायनिक अभिक्रिया है सब यही फॉर्मूला आपको नचा रहा है, मेन फॉर्मूला यही है। ठीक है, तो आइए इसे समझते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए जिन संकेतों और सूत्रों का प्रयोग किया जाता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। आइए, रासायनिक समीकरण जो है वो दो प्रकार के होते हैं। तो पहला संतुलित समीकरण है और दूसरा असंतुलित समीकरण है। तो देखिए संतुलित समीकरण में होता क्या है, संतुलित समीकरण में होता है कि अभिकारक और प्रतिफल दोनों तरफ तत्वों के परमाणु संख्या समान होती है। संतुलित समीकरण में मेन नोट, संतुलित समीकरण में नोट कीजिएगा कि अभिकारक और ये जो है एरो चिन्ह के बाद क्या आता है, प्रतिफल। अभिकारक और प्रतिफल, अभिकारक और प्रतिफल के दोनों तरफ तत्वों की परमाणु संख्या, अभिकारक और प्रतिफल, अभिकारक और प्रतिफल के दोनों तरफ के मतलब का, दोनों तरफ यानी बाईं ओर और दाईं ओर, बाईं ओर और दाईं ओर, बाईं ओर और दाईं ओर। नोट में क्या लिख रहा है कि अभिकारक और प्रतिफल के दोनों तरफ, ब्रैकेट में बाईं ओर और दाईं ओर, प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या क्या हो, समान हो।
यानी बराबर हो, उसे हम क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इसमें कि नोट अभिकारक समीकरण में अभिकारक, और ये हो गया एरो चिन्ह, तो अभिकारक और प्रतिफल के दोनों ओर दोनों तरफे कर देते हैं, दोनों तरफ बाईं और दाईं ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणु संख्या समान यानी बराबर नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, ऐसे बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, देखिए संतुलित समीकरण यहाँ नोट कहता है कि अभिकारक और प्रतिफल के दोनों तरफ के मतलब बाईं ओर और दाईं ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या क्या होगा, समान होगा, यानी संतुलित होगा। तो संतुलित समीकरण में सीधे अर्थ निकाले कि संतुलित समीकरण में जो है प्रतिकारक, ये जो है अभिकारक और प्रतिफल के तरफ दोनों तत्वों की परमाणु संख्या समान होगी। दोनों तत्व के मतलब से नहीं समझ में आ रहा है, एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे, आ रहा है तो बिल्कुल ठीक है। और असंतुलित समीकरण रासायनिक समीकरण में क्या है कि अभिकारक और प्रतिफल के दोनों तरफ यानी दाईं ओर और बाईं ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या समान नहीं होता है, यानी बराबर नहीं रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो इसे नोट कीजिए। और अब सर एग्जाम्पल से आप लोग समझिए, जैसे ए है हाइड्रोजन H2 प्लस ए है Cl2 क्लोरीन, हाइड्रोजन के दो परमाणु है, क्लोरीन के दो परमाणु है। इसको H2 के मतलब क्या है कि हाइड्रोजन के दो परमाणु और क्लोरीन के Cl2 है तो ये क्लोरीन के दो परमाणु हुआ। और इस प्रकार से एरो चिन्ह दे देंगे, तो हाइड्रोजन के दो परमाणु क्लोरीन के दो परमाणु सिलेक्शन करेगा तो बनेगा HCl और A बन गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया। और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण हुआ तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के दो परमाणु है, क्लोरीन के दो परमाणु है, तो इस इधर क्या है, अभिकारक है, ये है आपका अभिकारक, और यहाँ है इसको क्या बोलेंगे तो प्रतिफल बोलेंगे, यहाँ पे हटा देते हैं। ठीक है, प्रतिफल हो गया, ये जो पदार्थ बना इसको क्या बोलेंगे, प्रतिफल बोलेंगे। अब इसको ये दोनों को अभिकारक कहेंगे। ठीक है, और यहाँ हाइड्रोजन के दो परमाणु है, क्लोरीन के दो परमाणु है। इधर प्रतिफल में देखिए तो इस समीकरण के दाईं ओर, तो प्रतिफल किस ओर है, प्रतिफल जो है ये दाईं ओर है, और ई किस ओर है, तो ई तो बाईं ओर है सर। अभिकारक किस ओर रहता है, तो समीकरण के बाईं ओर रहता है। अभिकारक हमेशा समीकरण के बाईं ओर रहेगा और प्रतिफल हमेशा समीकरण के दाईं ओर रहता है।
प्रतिफल हमेशा समीकरण के दाएं ओर रहेगा और अभिकारक हमेशा समीकरण के बाईं ओर रहेगा। तो अभिकारक है बाईं ओर है, अभिकारक समीकरण के बाईं ओर और प्रतिफल जो है समीकरण के दाईं ओर होगा, दाईं ओर। ठीक है, तो अब हाइड्रोजन के 2 परमाणु, क्लोरीन के 2 परमाणु, यहाँ पर हाइड्रोजन के 1 परमाणु प्रतिफल में, या क्लोरीन के भी एक सिंगल है तो क्लोरीन के भी 1 परमाणु है। अब हमको 2 परमाणु लगाना है तो यहाँ पे 2 नहीं लगाएंगे, यहाँ पे 2 लगाएंगे तो इसका अर्थ क्लोरीन के पर्सनल खाली 2 परमाणु है, इसका है ये नहीं है कि इसको यहाँ पे हम 2 लगा दिए तो इसका अर्थ हुआ कि हाइड्रोजन के भी 2 परमाणु हो गया और क्लोरीन के भी 2 परमाणु हो गया। ये दोनों के लिए, दोनों तत्वों के लिए काम करेगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में कौन कौन सा तत्व, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, तो जो 2 लगा है इसके आगे, तो इस फॉर्मूला के आगे 2 लगाने से अर्थ हुआ कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु हो गया और क्लोरीन के भी 2 परमाणु हो गया, हाइड्रोजन के 2 परमाणु और क्लोरीन के 2 परमाणु। ठीक है, तो अभी इस समीकरण है, तो ये समीकरण कैसा समीकरण है, संतुलित समीकरण। और संतुलित समीकरण का क्या है, तो संतुलित समीकरण का सर ये है एग्जाम्पल, ये क्या है, ये हो गया एग्जाम्पल। ठीक है, ये संतुलित समीकरण का एग्जाम्पल है। और ले लेते हैं, और चलिए असंतुलित में इसी को हम बना लेते हैं। असंतुलित ये है हाइड्रोजन का अनुसूत्र H2 और क्लोरीन का अनुसूत्र हो गया Cl2 और एरो चिन्ह देंगे और यहाँ पर रिएक्शन होगा, तो रिएक्शन होने के बाद क्या प्रतिफल बनेगा, रिएक्शन होने के बाद क्या प्रतिफल बनेगा, तो प्रतिफल में सर बन जाएगा HCl, तो यह हाइड्रोजन क्लोराइड है या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। अब देखिए कि अभिकारक यही है प्रतिफल, ये है प्रतिफल, तो इन दोनों को बोलेंगे अभिकारक, हाइड्रोजन और क्लोरीन के भी अभिकारक और इसको प्रतिफल। अब देखिए कि समीकरण में अभिकारक में हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, क्लोरीन के 2 परमाणु है, प्रतिफल में हाइड्रोजन के 1 परमाणु और क्लोरीन के 1 परमाणु, तो दोनों और प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान होते हैं। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के 2 गो, तो हाइड्रोजन यहाँ भी 2 गो हो गया, क्लोरीन 2 गो तो क्लोरीन 2 गो, तो इसे संतुलित समीकरण कहेंगे, क्योंकि दोनों प्रतिकारक और प्रतिफल, प्रतिकारक या अभिकारक, तो अभिकारक या प्रतिकारक के दोनों और प्रत्येक तत्वों की संख्या समान है। जैसे कहने का अर्थ है कि हाइड्रोजन के 2 क्लोरीन के 2 परमाणु, यहाँ भी हो गया हाइड्रोजन के 2 क्लोरीन के, तो अभिकारक और प्रतिफल के दोनों और प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान होना चाहिए। क्या है, अभिकारक और प्रतिफल के दोनों और प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान है तो संतुलित समीकरण होगा। और अभिकारक और प्रतिफल के बीच, अभिकारक और प्रतिफल, तो अभिकारक में हाइड्रोजन के 2 परमाणु, क्लोरीन के 2 परमाणु है, लेकिन प्रतिफल में हाइड्रोजन के 1 परमाणु और क्लोरीन के 1 परमाणु है, तो इस समीकरण को संतुलित समीकरण नहीं कहेंगे क्योंकि यह असंतुलित समीकरण है। तो यहाँ पर जैसे ही 2 लगाएगा तो संतुलित समीकरण हो जाएगा। तो असंतुलित समीकरण का हम कोई एग्जाम्पल दे रहा है तो हम क्या करेंगे, हम कहा संतुलित से कर देंगे, संतुलित नहीं करेंगे, हो गया असंतुलित समीकरण के उदाहरण, ये हो गया असंतुलित समीकरण के उदाहरण। ठीक है, और आगे देखे चलते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, तो फर्स्ट था, 2-3 एग्जाम्पल में तो सीख जाइएगा। देखिए ये क्या है, तो ये जो है सर ये हो गया कैल्शियम, ये हो गया क्लोरीन, तो क्लोरीन के 2 परमाणु है और ये है क्या कैल्शियम। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो कुछ ऐसे रासायनिक समीकरण होते हैं जो हमेशा इक्वेशन के साथ ही संतुलित रहते हैं। जैसे देखिए कैल्शियम का वैलेंसी 2 है, इसका वैलेंसी 1, तो ये बन जाएगा CaCl2, आई बन गया कैल्शियम क्लोराइड। अब देखिए कि कैल्शियम के अभिकारक में 1 परमाणु और कैल्शियम के प्रतिफल में 1 परमाणु, क्लोरीन के अभिकारक में 2 परमाणु और इसका भी 2 परमाणु, तो क्लोरीन के प्रतिफल में 2 परमाणु, अभिकारक में 2 परमाणु, कैल्शियम के अभिकारक में 1 परमाणु और प्रतिफल में 1 परमाणु है, तो इस समीकरण को संतुलित समीकरण कहा जाएगा। इस समीकरण को संतुलित समीकरण कहा जाएगा। ठीक है, और इसमें आगे एक और बढ़ते हैं, जैसे हो गया अब सोडियम, तो सोडियम और यह है क्लोरीन,
ठीक है। सोडियम जब क्लोरीन से रिएक्शन करेंगे तो दोनों का वैलेंसी 1 है, इसलिए क्या हो जाएगा NaCl बन जाएगा I20। अब देखिए कि अभिकारक में तो एरो चिन्ह के पीछे बाईं ओर अभिकारक होता है, तो अभिकारक में सोडियम के 1 परमाणु और क्लोरीन के 2 परमाणु, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे कि प्रतिफल में सोडियम के 1 परमाणु है और क्लोरीन के भी 1 ही परमाणु है। तो यहाँ पे हम जैसे ही 2 लगा देते हैं तो क्लोरीन के 2 परमाणु हो जाएगा, सोडियम के 2 परमाणु हो जाएगा। लेकिन अभिकारक में अब देखेंगे कि इसका सोडियम के 1 ही परमाणु है, क्लोरीन के तो 2 परमाणु हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं क्लोरीन के 2 परमाणु और यहाँ से भी क्लोरीन के 2 परमाणु हो गया, लेकिन सोडियम के 2 परमाणु है, लेकिन यहाँ सोडियम की कुछ भी नहीं है तो 1 परमाणु है। तो इसके आगे हम 2 लगाएंगे तो ये भी अब संतुलित हो गया। तो सोडियम भी हो गया कितना, सोडियम अब हो गया Na भी 2 गो और इधर अभिकारक में Cl भी 2 गो हो गया। तो सोडियम के 2 परमाणु यहाँ भी हो गया, क्लोरीन के 2 परमाणु यहाँ भी हो गया। और इधर देख लेते हैं तो सोडियम के भी 2 परमाणु यहाँ हो गया, इधर भी Na के 2 परमाणु Na हो गया और क्लोरीन के 2 परमाणु भी हो गया, ये जो 2 लगा हुआ है, ठीक है। और इसी समीकरण को हमको लिखने के लिए रहता कि असंतुलित समीकरण की एग्जाम्पल होता है, हम यहाँ पे क्या कर देते कि NaI + Cl2 लिखते और यहाँ कर देते क्या कि यहाँ कर देते सिर्फ NaCl। आई हो गया असंतुलित समीकरण की, इसको संतुलित नहीं हम करते। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 भी लगा देंगे फिर भी असंतुलित रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सोडियम के 2 परमाणु नहीं है, सोडियम के इधर तो Na जो प्रतिफल में सोडियम के 2 परमाणु और क्लोरीन के 2 परमाणु, इधर देखेंगे कि सोडियम के 1 परमाणु है अभिकारक में और क्लोरीन के 2 परमाणु है अभिकारक में। तो क्लोरीन वाला परमाणु संतुलित है, लेकिन सोडियम वाला परमाणु जब तक संतुलित नहीं हुआ तब तक इसे संतुलित समीकरण नहीं कह सकते हैं। ये असंतुलित समीकरण का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए। तो यही था संतुलित और असंतुलित समीकरण में अंतर, यही था संतुलित और असंतुलित समीकरण में अंतर। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। द्रव्यमान संरक्षण के लिए नोट कर लीजिएगा, द्रव्यमान संरक्षण के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। द्रव्यमान संरक्षण के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। पूछता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, तो द्रव्यमान संरक्षण को संरक्षित रखने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। द्रव्यमान संरक्षण के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है, क्योंकि प्रतिकारक और प्रतिफल में द्रव्यमान में अंतर नहीं हो, दोनों तरफ द्रव्यमान बराबर रहे, इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। आइए उसको भी देख लेते हैं कि किस प्रकार ये संतुलित किया जाता है और द्रव्यमान कैसे का किया जाता है। देखिए, तो एक एग्जाम्पल को हम यहाँ से मिटा देते हैं और ले लेते हैं। जैसे ये है सोडियम और ये है क्लोरीन, रिएक्शन किया और बना NaCl। सबसे पहले इस समीकरण को, इसकी तो असंतुलित समीकरण है, यहाँ पे 2 लगाए फिर भी असंतुलित समीकरण है, यहाँ भी 2 लगाएंगे फिर भी, अब ये संतुलित समीकरण हो गया। अब सोडियम के परमाणु होता है कितना, सोडियम का परमाणु भार 23 होता है, तो सोडियम की 2 गो है तो 2 × 23 करेंगे प्लस फिर कर देंगे, और क्लोरीन 2 गो है तो इसका होता है 35.5 × 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 46, ये हो जाएगा 71, तो ये दोनों को जोड़ देंगे और इधर आ जाएंगे तो संतुलित समीकरण, तो सोडियम भी 2 गो है तो 2 × फिर हम 23 करेंगे, अब प्लस क्या करेंगे, क्लोरीन भी 2 गो हो जाएगा, सोडियम 2 गो क्लोरीन 2 गो, तो 35.5 × 2, तो यहाँ ये तो आ गया, तो इसको भी 46, आप प्लस क्या कर देंगे 71, तो यही सब देखिए कि द्रव्यमान। तो ऐसे यही हुआ कि रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित किया जाता है, तो रासायनिक समीकरण को द्रव्यमान संरक्षण के लिए, रासायनिक समीकरण को द्रव्यमान संरक्षण के लिए संतुलित किया जाता है। तब द्रव्यमान जोड़ने के, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 107, यहाँ भी तो 107 ही आएगा,
तो यही द्रव्यमान संरचना, दोनों तरफ परमाणु भार क्या है, बराबर है, तो इसीलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। अगर जब बराबर नहीं आएगा एटॉमिक अनुभार तो समझ जाएगा कि रासायनिक जो समीकरण है वो संतुलित नहीं हुआ है। ठीक है, असंतुलित समीकरण को निकालेगा तो असंतुलित समीकरण को अनुभार निकालिएगा तो अभिकारक और प्रतिफल के तरफ अनुभार समान नहीं होंगे। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए।